तो आज हम लोगों ने सीरीज चालू की थी भारतीय इतिहास के प्रश्न उत्तर के माध्यम से, उसका हम सेट नंबर 2 चालू करेंगे और उसके 25 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हरि द्विवेदी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल लर्न विद पीपी सर में स्वागत करता हूं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और जो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु उन्हें कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था, ये पूछा गया है। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यदि देखें तो इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। और कांसा जो है वो किसको मिला के बनाया जा रहा है, तांबे को मिला के बनाया जा रहा है। तो जो तांबे का ज्ञान है वो इन लोगों को था। अब सोने का जो ज्ञान है और चांदी का ज्ञान है, तो चांदी का भी ज्ञान था। बात आती है लोहे के ज्ञान की, तो लोहा जो है, लोहे का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें मिलता है कहाँ पे, ये उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में लोहे को क्या कहा गया है, श्याम अयस कहा गया है। लोहे के बारे में यदि हम और चीज जाने तो लोहे का जो प्रागैतिहासिक अवशेष है वो हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिला, तो वो मिला अतरंजी खेड़ा से। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर है वो है कि इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबद्ध लोग थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से संबंधित थे, तो ये लोग क्या थे, प्रकृति पूजक थे। और ये हमें जानकारी कैसे मिलती है, क्योंकि इनकी जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों में किस चीज के बारे में वो है, तो इनकी मूर्तियों में पीपल का जैसे पत्ता हो गया, मातृ देवी के जैसे मूर्ति है तो उसमें उसको अन्न की देवी के तौर पे दर्शाया गया है। तो इस तरीके से इन्होंने प्रकृति की जो चीजें हैं या जो प्रकृति के बारे में है तो उसका वो किया है। और अगर देखें तो दूसरा इसका एक चीज और भी है इस उत्तर में, कि एक मूर्ति ऐसी भी मिली है जिसमें आदि योगी शिव के रूप में भी बैठे हुए हैं। तो इसका एक उत्तर जो है शैव भी हो सकता है। और जो आयोग है, आयोग ने सर्वप्रथम जब ये प्रश्न पूछा था तो उसमें जो उत्तर माना था वो था शैव। अगर यही मोहनजोदड़ो से ना होके इसमें वैदिक होता तो उसका कंफर्म उत्तर प्रकृति पूजक होता। लेकिन इस प्रश्न में शैव और प्रकृति पूजक दोनों हो सकते हैं। ज्यादा चांसेस जो है वो ये है कि शैव होंगे। मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चलता है कि वहां एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वंस हुए, यानी एक नगर बना, वो ध्वंस हो गया, उसके ऊपर दूसरा बना, फिर उसके ऊपर तीसरा बना, इस तरीके से। तो ये कितने क्रम थे, ये प्रश्न है, तो ये 3 क्रम रहे। और ये क्यों होते थे, तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि पहले लोगों ने घर बनाए, बाढ़ आ जाती हो तो इस वजह से पहले जो घर है वो गिर गए, तो उन्होंने फिर ऊंचाई पे दूसरा घर बनाया, दूसरा अगर उस तरीके से हो गया तो फिर ऊंचाई पे गए। तो इस तरीके से इसका होगा 3 लेयर। जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है जिसका पता मोहनजोदड़ो के खुदाई के बाद चला। यह स्थान, अब हड़प्पा के बारे में है तो हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। और सिंध प्रांत में कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जिसे हम कहते हैं मृतकों का टीला। और इसके बारे में यदि हम इस सभ्यता के बारे में और बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो पहला स्थल है वो हड़प्पा है। और हड़प्पा नगर की एक तरीके से सबसे पहले खोज होगी और दयाराम साहनी 1921 में करेंगे। और ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है, इस वजह से इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दूसरी चीज, सिंधु नदी के किनारे ज्यादातर जो नगर है उस पर स्थित होने के कारण इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और पिग्गट महोदय ने जो है इसमें कौन से 2 नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको क्या कहा, जुड़वा राजधानी कहा।
अब मोहनजोदड़ो जो है वो 1922 में आर डी बनर्जी जो है, राखलदास बनर्जी हैं, उन्होंने इसकी खोज की। तो वो हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखें तो ये उत्तर में कश्मीर हो जाएगा और कश्मीर का मांडा हो जाएगा। दक्षिण में क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद। पूर्व में देखें तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो एक तरीके से हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिम में देखें तो सुतकांगेडोर। तो इस तरीके से इसका जो विस्तार होगा वो हो जाएगा पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और गंगा यमुना का दोआब। यानी ये जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है इसमें अफगानिस्तान का भी क्षेत्र आ जाएगा और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वो भी आ जाएगा। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि मोहनजोदाड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ है। इसका पता कब चला? तो इसका पता जो मोहनजोदाड़ो है वो चला था कब? 1922 में। ये गलती से यहाँ पे जो आंसर है वो 1921 प्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर होगा 1922। मोहनजोदाड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य किया गया, ये अगला प्रश्न फिर से है। तो ये 1922 में किया गया। किसने किया था? राखलदास बनर्जी। और जो हड़प्पा था वहां पे किसने किया था? दयाराम साहनी, 1921 में। और इसी के आधार पे कन्निगम महोदय ने एक घोषणा की कि एक सभ्यता पाई गई है जो इतने साल प्राचीन है। अब देखें अगले प्रश्न की तरफ। तो मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये कहाँ पे जो स्थल है कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है। तो ऑफिशियली एक तरीके से हम इसके बारे में कहें तो जब ये सिंध प्रांत में है तो ये शब्द भी कहाँ का होगा? सिंधी भाषा का शब्द होगा। अब इसका शाब्दिक अर्थ पूछा है अगले प्रश्न में। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है तो ये हो जाएगा मुर्दों का टेला, जैसा कि हमने पहले बताया, मृतकों का टेला। अब मोहनजोदाड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो की सभ्यता ईसा से करीब कितने वर्ष पुरानी है? तो ये हो जाएगी 3000 वर्ष। यानी जो ये सभ्यता है ये 2500 या 2750 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। तो उसको अगर हम एग्जैक्ट डेट देखें तो उतनी हो जाएगी, वरना हो जाएगी 3000 इस वर्ष पूर्व। अब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर देंगे? गृह त्याग कर देंगे। 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद उनको ज्ञान प्राप्त होगा और ये प्राप्त होगा बोध गया में। पाटलिपुत्र जो है उस समय के जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी हो जाएगी, या ज्यादातर जो उस राजवंश से संबंधित वंश है उनकी राजधानी होगी। और राजगृह जो है प्रारंभिक राजधानी थी। लुम्बिनी का मतलब यह है कि यहाँ पर जो बुद्ध हैं यहाँ के एक तरीके से इनका जन्म होगा। अब सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया था। अब अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? तो इसमें हो जाएगा गुप्त वंश के चित्र हैं अजंता की गुफाएं, अजंता व एलोरा की गुफाएं। और ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। तो ये गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्तकालीन धर्म आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो गुप्त काल में क्या था कि उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन मिला। इसी वजह से इस काल को क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की किसने? नागभट्ट ने। अब वर्तमान जो गणित है इसमें दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो ये हो जाएगा किस युग को? गुप्त वंश को। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन था? तो उस समय कौन सा प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो हो जाएगा नालंदा। अब उस समय एक और प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था जिसे हम कौन सा केंद्र कहेंगे? तक्षशिला कहेंगे, जहां के एक तरीके से पढ़े हुए चाणक्य थे और वहां के आचार्य भी थे। तो 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण यानी इनको एक जगह कलेक्ट कहाँ किस काल में किया गया? तो ये हो जाएगा गुप्त काल में और 4वीं शताब्दी ईस्वी में।
अगला प्रश्न जो है वो है प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था। तो ये हो जाएगा, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, कि गुप्त काल हो जाएगा या गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान, यानी औषधियों के बारे में कौन जानता था, तो ये हो जाएंगे पतंजलि। और आयुर्वेद के एक तरीके से काफी अच्छे ज्ञाता हैं। पाणिनि जो है वो है व्याकरण के, यानी पाणिनि के बारे में अगर देखा जाए तो ये संस्कृत व्याकरण के वो विद्वान हो जाएंगे। अब खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम, खगोल शास्त्र की बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आर्यभट्ट। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो इसमें हो जाएगा गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से काफी ज्यादा प्रभावित होगा। और निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, दिनार हो जाएगी। यानी गुप्त काल के समय की क्या हो जाएगी, स्वर्ण मुद्रा हो जाएगी, दिनार। निष्क क्या होता है, निष्क होता है सोने के सिक्के या जो आभूषण होते हैं प्राचीन काल में, जैसे कि वैदिक काल में हो गया तो उसको हम निष्क कहते थे, या महाजनपद युग के काल के जो औजार यानी उस समय के जो आभूषण थे उनको हम निष्क कह देंगे। तो अगला प्रश्न है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी, यानी कौन सा ऐसा काल है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर, तो ये हो जाएगा गुप्त काल। और गुप्त काल के बारे में ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनकी जो पत्नी है यानी जो उनकी पुत्री है प्रभावती गुप्ता, तो उनका जब विवाह होगा तो विवाह के बाद जब उनके पति की मृत्यु हो जाएगी तो वो शासन करेंगी, और उनकी सहायता कौन करेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है वो उनकी सहायता करेगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया, तो ये कौन होगा, ये हो जाएंगे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में यदि बात करें तो इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 630 में आएगा, 642 में वापस जाएगा किसके दरबार में, उस समय जो शासक रहेंगे वो रहेंगे हर्षवर्धन के समय में, और नालंदा विश्वविद्यालय का में रह के अध्ययन करेगा। और दूसरा देखें तो हुइली ने इनकी जीवनी लिखी, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करें तो बाद में बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला देगा और उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने ये 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।